हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार हुई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी पेपर 2025 के लिए फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। लेकिन साथ ही जो जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ के सवाल होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। यानी कभी आपको जीके का सवाल मिल जाएगा तो कभी साइंस का सवाल मिल जाएगा, तो कभी मैथ का सवाल मिल जाएगा तो कभी रीजनिंग का सवाल मिल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। कभी भी आपके सामने कोई भी सब्जेक्ट का सवाल आपके बीच आ सकता है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हल करना है। लेकिन साथ ही केवल 36 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की सेशन में, और आप सभी का सही करने का टारगेट 36 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि इस समय आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरने की तिथि चल रही है, 12 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाले हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यदि आप सिंपल 10वीं पास है प्लस 12वीं पास है, ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया भी है। आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और 10th में जो 5 बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्टों में आपका 33% होना चाहिए, और आप 45% से पास होंगे तभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यदि आप सिंपल 8वीं पास है तो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी अग्निवीर में। इसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही इस बार आप लोग 2 फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आप सभी के पास 2 मौके हैं फॉर्म भरने के लिए। 2 फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए आप आर्मी जीडी का अप्लाई कर सकते हैं और आप ट्रेडमैन का अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 दिन आपको अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देना होगा। एक दिन जीडी का एग्जाम देना होगा जो सिलेबस है, और एक ट्रेडमैन का भी आपको अलग शिफ्ट में एग्जाम देना होगा जो सिलेबस है। ओके दोस्त, और आप 12th पास है तो जैसे कि क्लर्क में आपका 40% 5 सब्जेक्टों में होना अनिवार्य, और 50% आप पास होना अनिवार्य है आपका 12th में। तभी आप लोग ऐसे सारे क्राइटेरिया उसको पूरा करेंगे तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए आज की सेशन को फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो एक देखिए क्लास सुबह 8 बजे, एक 12:30 PM पे, शाम को 6 PM पे, और एक शाम को 7:30 PM पे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और देखिएगा कि आप सभी क्या 22 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो लगभग आप लोग 22 से अधिक ही प्रश्न सही करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1500, 1622, 1595 या 1600 ईस्वी में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 में हुई थी। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये तो आज के जो हमने 6 बजे आपको क्लास प्रोवाइड किया, तो इसमें तो होमवर्क में ये सवाल पूछा था कि जो शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, पहली ट्रेन मुंबई से किसके लिए रवाना हुई थी? जो साथी पहली ट्रेन मुंबई से चली थी वो कहाँ तक चली थी? तो देखिए 16 अप्रैल को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई से लेकर ठाणे के लिए चली थी। कितने किलोमीटर तक चली थी भाई? 34 किलोमीटर तक चली थी। ये भी आपको 2 पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? बताइए कि विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? तो भाई मृत सागर है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सैम मानेकशॉ थे। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मेरे दोस्त ये अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के बीच में दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? आप बताइए दोस्त, इनमें से हरित क्रांति से संबंधित कौन नहीं है? तो पहले देखिए कि हरित क्रांति से संबंधित कौन कौन है इनमें से। एक तो देखिए चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, MS स्वामीनाथन बिल्कुल है, P चिदम्बरम नहीं है दोस्त, नॉर्मन बोरलॉग भी है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन P चिदम्बरम जो कि हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है? सिंधु समुदाय के उत्सव के तौर पर किसे मनाया जाता है बताइए? तो भाई याद रखिए चालिया साहिब को मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? चालिया साहिब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो साथी जैसा कि इसमें आप लोग 10 अप्रैल तक आर्मी अग्निवीर का फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपका पहला जो चरण रहेगा वो कंप्यूटर पे पेपर देना होगा, जो कि 50 क्वेश्चनों का पेपर रहेगा। जब तक आप इसे क्वालिफाइंग नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो आप जो सेकेंड फेज होता है इसका फिजिकल, उसमें आप लोग भाग नहीं ले सकते। इसका जो तीसरा फेज होता है, इसका दोस्त मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और चौथा जो फेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 फेज आपको पास करना है, तभी साथी आपको इस बार आर्मी अग्निवीर की एक वर्दी मिलेगी, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। ये 4 पड़ाव आपको तो जरूर पास करना है। पहला तो मेन आपको पेपर पास करना है। इस 50 क्वेश्चन में से आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन जीके का रहता है, 15 क्वेश्चन साइंस का, और 15 क्वेश्चन मैथ, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल 50 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर होगा, प्लस 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इस बार तो देखते है कि नहीं, इस बार तो नोटिफिकेशन में नहीं चर्चा की गई है, और समय साथ ही 45 मिनट का आपको मिलेगा, लेकिन इसकी भी चर्चा नहीं की गई कि आपको इस बार समय कितना मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए, यानी 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 4 फेज आपको कंप्लीट जरूर करना है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कौन सी पुस्तक इन ऑप्शन में से लिखी गई है? तो द बुद्धा एंड हिज धम्म। इस पुस्तक की लेखक कौन है भाई? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। 1975 में इंग्लैंड में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 1975 में दोस्त जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? इंग्लैंड के लॉर्ड्स ग्राउंड में हुआ था, जो इंग्लैंड का काफ़ी फेमस ग्राउंड है ना लॉर्ड्स, वहीं पर हुआ था 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेले गए थे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। तो इस समय वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत खतरनाक टीमें थी, तो लेकिन साथ ही वेस्ट इंडीज ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर साथ ही 1975 में हुआ था, फिर जाके 1979 में शायद एक बार फिर से वर्ल्ड कप हुआ, फिर से वेस्ट इंडीज जीत गया था, लगातार 2 बार जीता था वर्ल्ड कप। उसके बाद बारी आई 1983 की। 1983 में तो भारत और फिर से वेस्ट इंडीज के बीच में फाइनल खेला गया था, लेकिन इस बार अपने भारत टीम ने भाई हरा दिया था वेस्ट इंडीज टीम को हराकर, कपिल देव की कप्तानी में। सवाल पूछा जाता है कि 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था तो किस की कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव जी की कप्तानी में। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, किसको भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है? तो साथी किसको भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथी यूक्रेन की राजधानी क्या है बताइए? तो यूक्रेन की राजधानी होती है चिसिनाउ होती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? भाई पौधों में जल का परिवहन यानी जल यानी जाइलम, भोजन का मतलब फ्लोएम, जल का यहाँ बात क्या है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है एक लेक से दूसरे पार्ट में, तो साथ ही जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन की बात करें तो फ्लोएम काम करता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्यों में ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मनुष्यों में जो ब्रिक है ये किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है मनुष्यों में जो ब्रिक होते हैं। ऑप्शन है आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये किसका संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये किसका संयोजन है भाई? तो ये स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अमिताभ घोष, महादेवी वर्मा या कृष्णा सुबती या जी शंकर कुरूप थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस पर आप लोग स्टार बनाएंगे लेंगे और इसे याद कर लेंगे। अभी हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर शब्द ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शतरंज, क्रिकेट या गोल्फ? बताइए ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथी शतरंज खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है? तो इनमें से कौन एक क्षार है? H2SO4 है, NaOH है, HNO3 या HCl? भाई बताइए। तो इनमें से एक क्षार है जो कि NaOH है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है भाई। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए। आप सभी से रिलेटेड ये सवाल है, आपके पास इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने पिछले क्लासों में ये सवाल कराया है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भाई पुतली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? भाई ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में सबसे अधिक होती है? निर्वात में, गैस में, द्रव या ठोस में? तो बताइए किस में अधिक होती है? तो ठोस में यानी सॉलिड में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको अब मैथ का सवाल मिल चुका है, औसत ज्ञात करना है। औसत कैसे आप लोग ज्ञात करते हैं भाई? पहले तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और कितने नंबर दिए हैं यानी कितनी संख्या में दिए हैं उससे हम लोग भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 दिया है, सभी को पहले तो हम लोग को जोड़ना है। 13 + 42 + 22 + 35 + 68 बटे में कितना संख्या भाई? 1 2 3 4 5 यानी 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। एवरेज ऐसे निकालते हैं, औसत आप लोग ऐसे निकालते हैं। पहले ऊपर के सभी नंबर को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा। ऑप्शन दी है तो ठीक, नहीं तो हमारा कुछ ना कहीं से मिस्टेक हो रहा है। चलिए पहले सभी नंबर को आपस में जोड़िए, ऊपर जो है साथी न्यूमरेटर को आपस में जोड़िए, अंश को सबसे पहले जोड़िए, उसका जो डिनोमिनेटर यानी हर है उससे भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 13 और 42 कितना होता है? 55 होता है। 55 और 22 कितना होता है? 77 होता है। 77 और यहाँ पे 35 कितना हो जाएगा? 77 मान लीजिए 23 दे दीजिए, 100 हो जाएगा। और यहाँ 112 यानी 77 और 35 112 और 112 18 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, यानी 130 बटे 5 हो जाएगा। अब इस 5 का भाग 130 में देंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10 और 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 0 यानी 30। 5 6 30। क्या दोस्त आपका 26 आंसर आ रहा है? क्या ऑप्शन है 5 6 30? 5 दूना 10 क्या 26 आंसर? भाई ऑप्शन है ही नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। क्या कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है? यानी भाई देखिए, और फिर से इसे हमें हल करने की आवश्यकता है। कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई साथी? एक सेकेंड, जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुई है। एक बार फिर से जोड़ते हैं। देखिए 13 42 कितना होता है? 55 होता है, ठीक है। और 13 42 55, 55 22 होता है 77, 77 23 आपका दोस्त 35 112। यहाँ पे भाई देखिए 68 था भाई, मैंने इसे 18 मान लिया था। देखिए यहाँ 68, हमने यहाँ पे 18 लिखा है, सॉरी दोस्त, यहाँ पे 68 था। तो 112 और 68 कितना होता है? 180 हो जाएगा भाई। अब देखिए शायद हमारा आंसर आ सकता है। अब देखिए 5 का पहले 180 में भाग देंगे तो पहले 18 में करते तो 5 तिहाई 15 और 18 में से 15 घटाएंगे 3 और 0 यानी 30। 5 6 30, 36 आंसर आ रहा भाई।
यानी ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है, यानी 22 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिली मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो इसलिए साथ ही आपको ध्यान से हल करना है एक एक प्रश्न को। जैसे कि मुझसे पहली बार में गलती हो गया मैथ, लेकिन उसे ठीक किया हमने। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे दोस्त। एक दिन देखिए आपको टॉपिक वाइज क्लास देते हैं, तो कभी मिक्स का सवाल देते हैं, तो कभी पूरा पेपर का सलूशन दे देते हैं। जैसा कि आपका पेपर होता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, यदि आप इन सारे क्लास को देख लेते हैं और आप एग्जाम देने जाते हैं तो इससे बाहर तो एक भी सवाल नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। दो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एक तो वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस, जिस साथी रेडियस किसे बोलते हैं, त्रिज्या क्यों बोलते हैं, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फार्मूला एक तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का जो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपसे परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। परिमाप क्या होता है भाई, 2 पाई आर केवल होता है। तो देखिए 2 रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, और रेडियस देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए 7 इस 14 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, नीचे देखिए कुछ नहीं बटा, ऊपर देखिए 2 22 2 यानी 2 22 2, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, 22 दूना 44 दूना 88, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया और इसका परिमाप पूछ दिया तो 88 सेंटीमीटर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल फार्मूला है। और यहीं पर साथी मान लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या साथी यहाँ पे कितना दे रखा है, मान के चलते हम 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या मतलब होता है आर, रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ देता कि वृत्त का क्षेत्रफल का बताइए क्या होगा, तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला सभी बताएंगे दोस्त। तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आप लोग पाई का मान 22/7, ये तो सभी को मालूम होगा। और देखिए आर स्क्वायर है, यानी इस 14 को हमें 2 बार लिखना है, तो सिंपल 14 की स्क्वायर लिख दीजिए। 14 की स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अब देखिए 7 का 196 भाग दीजिए, काटिए, देखिए कट रहा है। 7 दूना 14 बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14 और 19 में से 14 घटाएंगे 4, 46 नहीं कटेगा भाई, शायद 14 नहीं 19 में से 14 घटाएंगे 5 होगा, यानी 56 7 और 56 28 बार में कट जाएगा। अब इस 22 का मल्टीप्लाई 28 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप बताइए कि इस 22 को और 28 को गुणा करने पे कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो रहा है। ओके दोस्त, यह भी परिमाप था, तो फार्मूला क्या होता है दोस्त 2 पाई आर। बस आर का मान यहाँ पे हमने 14 रखा और पाई का मान 22/7, 2 मल्टीप्लाई भाग कर दिया, आंसर आ गया। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 51 - 75 प्लस 125 - 25, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक सवाल आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। कितना दिया दोस्त 51 - 75 प्लस 125 - 25 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताइए कितना आंसर आएगा। बॉडमस नियम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक जगह जोड़ देंगे और माइनस माइनस को घटा देंगे। तो देखिए ये 51 क्या है, प्लस की माइनस में है, तो मेरे दोस्त ये प्लस में है, क्योंकि किसी भी नंबर के मान लीजिए ऐसे 2 लिखा है तो आपसे पूछेंगे ये भाई कि नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। तो याद रखिए दोस्त ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है, कोई भी साइन नहीं रहता। तो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई भी साइन नहीं रहता है तो हमेशा प्लस में रहता है। तो देखिए ये आपका 51 प्लस में है, 51 और 125 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस 75 है और यहाँ से 25 है, 176 में से 75 को घटाएंगे कितना होगा 101 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 76 75 76 में से 75 को घटाएंगे 1, 100 बचा है, यानी 101 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 25 है, 101 में से 25 को घटाएंगे कितना होगा भाई 76 हो जाएगा। यानी इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 24 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 8,000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। बताइए दोस्त साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तभी इस सवाल का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, मूलधन दिया है आपका। मूलधन यानी दोस्त सिंपल इंटरेस्ट जिसे आप जानते हैं, तो
प्रिंसिपल मूलधन प्रिंसिपल बोला जाता है दोस्त। और मूलधन कितना दिया, 8,000 रुपया दिया है प्लस साथ ही। और हमेशा याद रखिए जो दर रहता है यानी रेट जो रहता है हमेशा प्रतिशत में रहता है, यानी 6% दे रखा है। उसका टाइम यानी समय कितना दे रखा है दोस्त, समय 3 वर्षों के लिए यानी 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दिया है। यहीं पे साथ ही 3 महीना दिया रहता है तो आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो 3/12 कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 3 वर्ष दिया है तो हम लोग 3/12 नहीं करेंगे। महीना दिया रहता तो हम लोग 3/12 करके उसका प्रश्न को हल करते हैं। ओके दोस्त, तो पूछा क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यही पूछा है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पर रखिए। तो दोस्त आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट इंटू दर, टाइम मतलब समय, और बटे में 100, यही होता है। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल हमेशा सबसे अधिक नंबरों में होता है, 8,000 दे रखा है। रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है जो कि 6% दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 वर्ष यानी टाइम 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर देंगे। देखिए 100 में 2 जीरो है तो 8,000 में 2 जीरो काट दीजिए। ऊपर देखिए 80 बचा, 6 बचा और 3 बचा, यानी SI बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 80 × 6 × 3, यही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 का 18 यानी 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 18, और 18 8 कितना होता है 144, 144 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 80 में है तो भाई 1444 हो जाएगा। यानी इस सवाल का 1444 ऑप्शन ए देखिए 1444 रुपये हो जाएगा। 25 नंबर का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 को 64% को भिन्न में बदलिए। भाई 64% दिया गया, आपको इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे भिन्न में बदलेंगे, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, आपको भिन्न में बदलना है यानी फ्रैक्शन में इसे बदलना है। तो आप जानते हैं कि कोई परसेंटेज में दिया रहता है, उसे भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर दिया जाता है। तो 64% को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। अब इसको छोटे रूप में ला देते हैं। तो पहले देखिए हम लोग यदि 5 से करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से पहले हम लोग छोटे नंबर से काटेंगे। तो देखिए 64 कटेगा 32 में, 32 बार में, और ये 50 बार में। 2 का भाग जब हम लोग साथी 64 में देंगे तो 32 बार में जाएगा, और 100 का 2 से करेंगे तो 50 में आएगा। फिर देखिए फिर 2 से करेंगे तो देखिए 16 दूना 32 और 25 दूना 50, यानी सबसे छोटा भिन्न रूप हो गया। यानी 64% को भिन्न में बदलने पर कितना आंसर आ रहा है, 16/25 आ रहा है। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया, देखिए बी ऑप्शन। तो 26 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक कौन सा है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो पारा जो है ऊष्मा का सुचालक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, दूध में जीवाणु क्रिया है तो कौन है भाई। दूध में जीवाणु क्रिया है तो कौन है, तो अम्लीय है। दूध में जीवाणु क्रिया अम्लीय है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, दो संख्याओं का योग 300 है और उनका अंतर 150 है यानी 150 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है भाई। पहले तो देखिए सवाल क्या दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है मेरे दोस्त, आपका 300 दिया है। और दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 150 दिया है। अब हम साथी संख्या क्या मान लेते हैं, मान लीजिए संख्या हम यहाँ पर आज मानते हैं भाई ए और बी मान लेते हैं। आप तो एक्स वाई मानते हैं, लेकिन आज हम मान रहे हैं माना संख्या ए और बी मान लेते हैं, यही मान लेते हैं। अब साथी प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो जो लाइन में बोला है प्रश्न उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जो प्रश्न में दिया है।
हमने माना संख्या ए और बी, हमें तो संख्या देखिए मालूम नहीं है जो कि संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है, लेकिन हमें तो भाई संख्या मालूम नहीं था तो हमने ए और बी मान लिया है। ओके, तो अब हम साथी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखिए माना हमने संख्या ए और बी माना है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना है भाई 300, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का योग, संख्या हमने ए प्लस बी माना था, तो यहाँ से संख्या स्टार्टिंग में योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 300 दिया है और उनका अंतर यानी ए माइनस बी बराबर 150 दिया है। ये पहला समीकरण बन चुका है, ये हमारा दूसरा समीकरण बन चुका है। अब इसको हल किया, जैसे देखिए अब इसमें से किसी एक को हटाइए, जैसे प्लस माइनस से तो कट जाएगा और यहाँ ए है यानी 2 हो जाएगा और इधर से साथ ही कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जब ए को इधर करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा भाई, इसके 450 के बटे में चला जाएगा। अब इस जब हम 2 का भाग 450 में देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4 और 50 यानी 225। यहाँ से ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही भाई, ए की वैल्यू 225 आ गई है। ए की वैल्यू यहाँ से पहली तो संख्या हमें 225, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए पहला यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है 225, लेकिन अब हमें चेक करना है क्या सेकंड बी भी हमें निकाल लेते हैं तो 75 आ रहा है। तो जो हमने 225 निकाला है किसी समीकरण में भर दीजिए, चाहे पहले समीकरण में भरिए चाहे दूसरे के समीकरण में, आंसर आएगा दोनों में सेम ही। चलिए तो हम लोग किस में रखते हैं, ए का वैल्यू जो हमने 225 निकाला है पहले समीकरण में रखते भाई, पहले समीकरण में हम लोग रखते हैं। जैसे देखिए पहला समीकरण आपका ए प्लस बी है, यानी ए की जगह हम यहाँ पे 225 निकाला था तो 225 रख देंगे और प्लस बी का मान निकालना है तो 300। जब बी के इधर हम लाएंगे तो 300 जो है ये किधर जाएगा भाई, इधर चल जाके इसमें माइनस कर देगा, 225 हो जाएगा, यानी 300 में से 225 को घटाएंगे तो 75 होगा। यानी देखिए बी का मान कहाँ आ गया भाई 75 आ गया, यानी देखिए यहाँ 75 है, यानी इस सवाल का ठीक सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न हल होगा। ओके, तो उम्मीद करूँ दोस्त ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले आपको प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं लिखना है भाई। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक संख्या तो भाई 1 से स्टार्ट होती, तो 10 संख्या लिख लेते हैं पहले। देखिए 1 3, लेकिन विषम संख्या भाई, सम नहीं विषम, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिए गिने कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो चुके हैं। अब औसत कैसे निकाला जाता है भाई, एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले ऊपर के सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी जितने भी हमने 1 से लेकर 10 तक विषम प्राकृतिक संख्या लिखी इनको तो आपस में जोड़ना है, उसका 10 से भाग कर देना, यही एवरेज निकालने का तरीका है। तो देखिए 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और +2 19 और बटे में क्या कर देंगे 10। अब ऊपर का जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 और 15 64 64 और 17 81 81 19 100 100 बटे 100 यानी भाई 10 हो जाएगा। यानी दोस्त प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मेरे दोस्त 10 हो जाएगा। यानी देखिए डी ऑप्शन दिया है, 31 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे इस प्रश्न को हल किए होंगे आप लोग। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32 को। अब रीजनिंग का सवाल भाई हल करिए आप लोग अपने से। एक निश्चित कोड भाषा में फ्राई को 147 और क्रॉप को 208 के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में म्यूजिक को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। आप म्यूजिक बहुत सुनते हैं, बताइए म्यूजिक का कोड कैसे लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। पहले तो देखिए भाई फ्राई आप लोग खाते होंगे, फ्राई 147 लिखा है तो कैसे लिखा होगा। पहला नियम है कि पहले तो हर एक अक्षर का नंबरिंग कीजिए, उसमें जोड़िए, देखिए क्या 147 आ रहा है, फिर उसका देखिए दूसरा का जो नियम करता है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखिए दोस्त एफ होता है 6 नंबर का, आर होता है 18 नंबर का, वाई होता है 25 नंबर का।
तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर को आपस में जोड़िए। 6 और 18 कितना होता है, 24। 24 और 25 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 आपको 147 बनाना है। अब सेकंड जो नियम है कि कितने अक्षर है, जैसे इसमें देखिए फ्राई में 1 2 3 3 अक्षर है, तो 49 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 और 27 के साथ 2, 3 चौके 12 तो 14, यानी भाई इसमें पहले तो हर एक अक्षर का नंबरिंग किया, उसका सभी को आपस में जोड़ा और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। जितना अक्षर है, फ्राई में 3 अक्षर है तो भाई फ्राई में 3 का हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 3 का मल्टीप्लाई किया 49 में, ऐड करने के बाद सभी अक्षरों का नंबरिंग करने के बाद। ओके दोस्त, अब उसी प्रकार क्रॉप को भी चेक कर लेते हैं। देखिए CROP है, तो देखिए C तो होता है 3 नंबर का, R होता है 18 नंबर का, O होता है 15 नंबर का, P होता है 16 नंबर का। अब इसको आपस में जोड़ा जाए, कितना आ रहा है, इसको कितना कोड किया, 208 कोड किया है। देखिए 3 + 18 + 15 + 16, 3 18 कितना हो जाएगा, 21, 21 15 36, 36 16 52, 52। अब इसमें देखिए क्रॉप में 4 अक्षर हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 पंजे 20, बिल्कुल देखिए 208 किया है। अब साथ ही बिल्कुल सेम यही प्रोसेस इस म्यूजिक में लगाना है, यानी सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करना है, उसके बाद इसमें म्यूजिक में कितने अक्षर है उसको काउंट करके ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोस्त, MUSI, यम देखिए 13 होता है, सभी को आपस में जोड़ना है। U होता है 21 प्लस S 19 होता है, I होता है 9 नंबर का प्लस C 3 नंबर का, सभी को जोड़िए। 13 21 34, 34 19 53, 53 9 62, 62 3 65, 65 और इसमें म्यूजिक पे 5 अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसमें मल्टीप्लाई 5 का होगा, तो 50 25 2 5 36 2 32, 325 का ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन दिए, तो 32 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो चलिए एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे। म्यूजिक का तो आपने बता दिया, ऑड का बताइए, सिंपल सा 3 अक्षर का ऑड का बताइए, ODD लिखा है। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। यदि NRC बराबर 35 है, CAA बराबर 5 है, तब NPR बराबर क्या होगा। तो मेरे दोस्त NRC बराबर 35, पहला नियम क्या है कि सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। देखिए 14 + 18 कितना होता है, 32, 32 3 35, यानी सिंपल साथी जो नंबर है, जो अक्षर सेम जो अक्षर उसका नंबरिंग करने के बाद जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए CAA है, CAA है तो C देखिए 3 नंबर का होता है, A होता है 1 नंबर का, A 1 नंबर का, इसको जोड़िए। देखिए 3 1 4 1 5, तो देखिए यहाँ पे कोड भी 5 ही किया है, तो इसको जोड़ने पर 5 ही आ रहा है। तो पूछा किसका भाई, NPR का पूछा है, NPR यही पूछा है। N होता है 14, P होता है 16, R होता है 18, आपस में जोड़ना है। 14 16 30 और 18 48, क्या 48 ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन देखिए दे रखा है, यानी 33 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है और नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। मेरे दोस्त EF की BGL CHM DIN, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसी फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चलिए 1 मिनट आपके पास है इस सवाल को हल करने के लिए, 1 मिनट है आप सभी के पास इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्या आंसर आएगा, इस सवाल को आपको हल करना है, हम नहीं हल करेंगे भाई, आपको हल करना है। बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर सभी साथी। तो बस आपको ध्यान से अक्षर का श्रृंखला देखना है, आराम से कर ले जाएंगे, बहुत ईजी है। तो मेरे दोस्त पहले EF का रिलेशन BGL से देखेंगे और BGL का रिलेशन CHM से M से देखेंगे, फिर CHM का रिलेशन DIN से देखेंगे। तो अब देखिए दोस्त, इसमें देखिए क्या किया है, जैसे पहला देखिए, पहला यहाँ है, पहला यहाँ है, पहला यहाँ, पहला यहाँ है, तो देखिए भाई ABCD, सिंपल साथी जो वर्णमाला होते ABCD होते बिल्कुल क्रम वाइज लिखा है। जैसे देखिए ABCD, तो अगला अक्षर क्या हो जाएगा, D के बाद क्या आता है, E आ जाता है। अब देखिए सेकेंड, देखिए अब जो EF के इसमें सेकेंड देखिए FGHI, यानी इसमें भी सेम क्या है FGHI, J हो जाएगा, यानी EJ हो जाएगा। अब उसको देखिए थर्ड, देखिए KLMN, N के बाद क्या था, O हो जाएगा, यानी EJO, किस ऑप्शन में, C ऑप्शन में। कितना सिंपल सवाल था भाई, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहे होंगे लेकिन सबसे ईजी सवाल होते हैं। एक और तरीका है, यदि आपको उस टाइम ऐसा सवाल समझ में ना आए, लेकिन दूसर का मेथड आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या है दूसर का मेथड, तो देखिए जैसे
AFK है, तो इसका कोड देखिए BGL क्या है, BGL किया है। तो आपको पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करना है। जैसे A होता है 1 नंबर का, B देखिए 2 नंबर का होता है, F होता है 6 नंबर का, G होता है 7 नंबर का, K होता है 11 नंबर का, L होता है 12 नंबर का। देखिए 1 से 2 यानी +1 किया है, 6 से 7 देखिए +1 किया है, 11 से 12 +1 किया है, +1 किया है। अब यहाँ देखिए BGL का संबंध CHM से है, इसको भी बना लेते हैं भाई। BGL का संबंध CHM से है। B देखिए 2 होता है, C होता है 3 नंबर का, G होता है 7, H होता है 8, L होता है 12, M होता है 13। देखिए 2 से 3 यानी +1, 7 से 8 +1, 12 से 13 +1, यानी इसमें भी भाई +1 किया है। अब नेक्स्ट भी कर लेते हैं, CHM का रिलेशन चेक करते हैं हम लोग DIN से, दिन से। देखिए C होता है 3, D होता है 4, H होता है 8, I होता है 9, M होता है 13, N होता है 14। देखिए 13 से 14 +1, 8 से 9 +1, 3 से 4 +1, सिंपल सा है। तो इसमें भी भाई +1 किया, तो लास्ट में देखिए DIN का रिलेशन देखना है +1 के प्रोसेस से। D होता है 4, I होता है 9, N होता है 14। तो इसमें देखिए +1, इसमें +1, इसमें भी +1, सभी में +1 करना है। तो 4 1 5, 9 1 10, 14 1 15, यानी 5 पे कौन अक्षर होता है? E होता है, 10 पे J होता है, और 15 पे कौन होता है? O होता है, यानी EJO देखिए वही आ चुका है, यानी C ऑप्शन देखिए दे रखा है, यानी 34 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरोध का संबंध ओम से, तो ऊर्जा का संबंध किससे हो जाएगा? भाई यहाँ पे इकाई से रिलेट किया है, इकाई का रिलेट, प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई क्या हो जाएगी? इसमें देखिए जूल, पहला ऑप्शन 35 का ये ऑप्शन। जैसे साथी प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, उसी प्रकार ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आप बताइए करंट का इकाई क्या होती है? करंट मतलब एम्पियर का। चलिए इसी ऑप्शन में दिया है, एक सेकेंड, विद्युत होगा ना भाई, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का बताइए क्या होता है? कमेंट में इस वाला राइट आंसर दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो मेरे दोस्त कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 31, 33, 36, 41 या 48? बताइए इस सवाल का राइट आंसर सभी साथी क्या आएगा? 2 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यानी 2 आंसर आपको लाना है, यानी ऑप्शन भी देखिए 2 दिया है, 31, 33, 36, 41, उसके बाद 48 है। यहाँ पे डबल भाई प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए नंबर जो दिया है वो बढ़ रहा है, श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। पहले देखिए 31 से 33, यानी 31 में पहले 2 को जोड़ा तो 33 बन गया। 33 देखिए 36 यानी +3 किया, 36 से 41 +5 किया, 41 से 48 यानी +7 किया। इसमें देखिए भाई अभाज्य संख्या चल रही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, लेकिन ये सम संख्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके पेपर में सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 2 होती है, और वो सम संख्या भी होती है। ओके, तो देखिए सम आपका अभाज्य संख्या चल रही है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है भाई? 8 आएगा? नहीं, 9 नहीं, 10, 11, यानी इस 48 में हमें पहले 11 को जोड़ना है। ओके, तो 48 से 11 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। अब इस 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है? 13 आता है, 13, तो 59 और 13 कितना हो जाएगा? 72, यानी देखिए एक तो 59 हमारा आंसर आएगा और एक 72 आएगा। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन देखिए दिया है, यानी 36 का यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 36 क्वेश्चन आज की सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से भी करोगे, और हर एक प्रश्न आपको पहले तो समझ में आया होगा, किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट नहीं रहा होगा, चाहे साइंस, जीके, मैथ है, चाहे रीजनिंग, कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन पर आए होंगे। तो बताइए दोस्त, इस बार फौजी बनना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, इसलिए हम आप सभी लोग लगातार क्लास प्रोवाइड करें। बस आपको अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास कर मेहनत करनी है दोस्त, एक भी दिन गैप नहीं करना, डेली हम क्लास में बोलते रहते हैं दोस्त।
तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक दमदार सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट रहा हो तो कमेंट करके आप पूछिए दोस्त, उसका हम रिप्लाई आपको कर देंगे। ओके, क्योंकि इस बार कोई भी मन में प्रश्न यदि आपके डाउट चलता है तो उसको दूर रखना है, क्योंकि सिलेक्शन की बात इस बार चल रही भाई। ओके, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सभी को।